गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एकलव्य स्कूल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 का सेकंड चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ वर्ण विच्छेद, जिसका हाफ पार्ट्स कंप्लीट हो चुका था, हाफ पार्ट्स टुडे हो रहे हैं। वर्ण विच्छेद में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी वर्णमाला। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा होती है वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना या बिना सहायता के बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। हमने व्यंजन पढ़े थे, स्वर पढ़े थे, उसी के अंदर फिर हमने पढ़ा था इसमें वर्ण विच्छेद भी पढ़ा था, वर्णों का विच्छेद करना। वर्णों का विच्छेद करना, हमें यह बताया जाता है कि हमें जो भी वर्ण लिख रहे हैं उन वर्णों के साथ में स्वर है या नहीं है, उसका विच्छेद करने से हमें पता लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है इसमें, जैसे रामायण, हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? कर रह हमारा वर्ण है, रह के साथ में हमारा क्या मिला हुआ है? आ स्वर मिला हुआ है। जैसे हमने इसका स्वर बाहर निकाला तो हम इसके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। अगर हम हलंत नहीं लगाते हैं तो रह के साथ में इसका मतलब क्या है? स्वर है, और ए और आ मिलके हमारा क्या बन जाता है? आ मिल जाता है, जो हम संधि में पढ़ेंगे। तो हमारा ये गलत हो जाता है, इसलिए हमें हलंत लगाना जरूरी होता है। उसके बाद में हमारा क्या आता है इसमें? मैं के साथ में आपका कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। हमने जैसे इसका स्वर बाहर निकाला, इसके नीचे क्या लग गया? हलंत लग गया। उसके बाद में हमारा क्या है? यह के साथ में कौन सा स्वर बोला जा रहा है? ए। हमने ए बाहर निकाला, इसके नीचे क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया। उसके बाद क्या है? अणे। अणे के साथ में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। ये हमारा क्या होता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसलिए हमें वर्णों का सही विच्छेद करना चाहिए। अगर हम विच्छेद सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो शब्द हमारा गलत हो जाएगा, और शब्द जब हमारा गलत हो जाता है तो उसका अर्थ भी अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही शब्दों को लिखा जाता है। उसके बाद में हम इस चैप्टर में एक पॉइंट आता है रह का प्रयोग। रह का प्रयोग कैसे होता है? इसे रह का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक तो रह का प्रयोग कैसे होता है? रेफ के रूप में। रेफ का मतलब होता है किसी भी वर्ण के अगर रह हमारा कोई स्वर रहित रह है तो वह अपने वर्ण के शीर्ष पे चला जाएगा, जिसका निशान ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफ के रूप में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इसमें, जैसे हमने ये शब्द लिखा, इसके रह के नीचे क्या है? हलंत। अब इससे हमें क्या पता चलता है? सह के साथ में हमारा क्या है? ए ऑलरेडी स्वर है। मैं के साथ में भी क्या है? ए है। रह के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये रह हमारा क्या है? स्वर रहित है। अब रह क्या कहता है? अपने फर्स्ट वाले वर्ण को कहता है कि आप मुझे अपना स्वर दे दो। ये देगा? नहीं देगा। रह कहता है आप मुझे अपने पास ले लो। क्यों? ये भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो अधूरा होता है उसको अपने साथ कोई नहीं लेता। तो रह किससे रिक्वेस्ट करता है? मैं से करता है कि आप अपना या तो मुझे स्वर दे दो, वरना आप मेरी जगह पे आ जाओ और मुझे अपने साथ में मिक्स कर लो। तो आपने देखा इसमें ये क्या सोचता है? मैं 3rd नंबर पे हूँ, अगर मैं इसकी जगह आ जाऊंगा तो मैं 2nd नंबर पे हो जाऊंगा। तो रह को वो क्या करता है कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे शीर्ष पे बैठ जाओ, मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा शब्द बन जाता है शर्म। ये रेफ के रूप में है, यानी इस रह का उच्चारण तो कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये कहाँ चला गया? इसके शीर्ष पे चला गया। क्यों चला गया?
क्योंकि इसने अपनी जगह किसको दे दी है, मैं को दे दी है। वैसे ही हमारा रै का सेकंड प्रयोग क्या होता है, पदेन के रूप में। जब कोई व्यंजन स्वर रहित हो, अगर उसके बाद में अगर हमारा रै दिया होगा तो वो रह कहाँ आ जाएगा हमारा, स्वयं ये रै। अब जैसे आपने देखा है कै के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कै के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके साथ में स्वर नहीं है। रै है पूर्ण है, मैं भी पूर्ण है। अब कै क्या कहता है, रै को कि मुझे आप अपना स्वर दे दो, ये देगा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि देने से क्या है, इसके नीचे हलंत लग जाएगा और कोई नहीं चाहता कि मैं अपने साथी को दूं। तो रै कहता है कि मुझे अपनी जगह आने दो, तो ये अपनी जगह भी नहीं आने देगा, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे अपनी जगह कोई नहीं आने देगा। तो ये कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप मेरे फर्स्ट नंबर पे ना आके मेरे पदेन के रूप में आ जाओ। अब जैसे ही रै इसके पदेन के रूप में आता है, कै को क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है और इसका हलंत हट जाता है, और ये रै इसके कहाँ गया, पैरों में। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, क्रम, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे वज्र। ये सारे वज्र, रै का स्वर उच्चारण कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये कहाँ गया, इसके पदेन में आ गया, पैरों में आ गया, तो ये कहाँ, यहाँ लिखा गया और इसका हलंत हट गया। उसके बाद रै का थर्ड प्रयोग क्या होता है, इसमें रै का थर्ड प्रयोग होता है टे और डे। टे और डे दो हमारे वर्णमाला में ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे हलंत नहीं हटता है, बल्कि जब हम रै होता है, जैसे आपको दे रखा है, ये शब्द दे रखा है, अगर डे है हमारा स्वर रहित डे है, इसके बाद में अगर हमारा स्वर सहित रै है, तो रै कहाँ आ जाएगा, इसके पदेन में तो आएगा, लेकिन इसका हलंत भी नहीं हटेगा। तो ये क्या बन जाता है हमारा, इस तरह का चिन्ह बन जाता है। क्लियर हो गया सबको। तो जैसे ड्रम है, इसका हम सबके ये साइन बन जाता है, जैसे ये दे रखा है, इसके नीचे हलंत होता है, तो रै जैसे ही इसके पास आएगा तो इसका हलंत नहीं हटेगा, बल्कि ये क्या हो जाए, इसके पदेन में आ जाएगा, पदेन में आते ही इसका साइन इस तरह हो जाएगा। तो रै के 3 प्रयोग होते हैं। रै का फर्स्ट प्रयोग क्या हुआ था, रेफ के रूप में। जब रै किसी स्वर सहित व्यंजन से पहले अगर कोई रै स्वर रहित हो, तो वह किसके चला जाता है, अपने अगले ही वर्ण के शीर्ष पे चला जाता है। दूसरा प्रयोग था, क्या था, अगर कोई वर्ण या कोई व्यंजन स्वर सहित रहित हो और उसके बाद में अगर रै आता है स्वर सहित, तो रै कहाँ जाता है, पदेन के रूप में आ जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा था टे और डे। दो ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे अगर हलंत दिया होता है, ये स्वर रहित होते हैं, इनके बाद में अगर स्वर सहित व्यंजन होता है, तो रै का हलंत न हट के टे का रै हमारा कहाँ आ जाएगा, पदेन के रूप में आ जाएगा। ये क्लियर हो चुका है सबको। उसके बाद में हमारा इसमें आता है स्वर तंत्रिका के अनुसार हमारे प्रयोग। स्वर कंपन के अनुसार हमारे दो होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं इसमें जितने भी हमारे स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, रै, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे सघोष क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें इनमें हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सघोष व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद हमारे वर्णमाला के हमारे थर्ड वाला वर्ण घ, अड़, इनमें भी हमारे कंपन होता है बोलने से। तो जब हमारे कंपन होता है इसमें, तो ये कंपन वाले सारे किस में आते हैं, सघोष में कहलाते हैं। क्लियर हो गया। जय, छ, वो हमारे किस में आ जाएंगे, अघोष में। जय, झ, अण, इनमें हमारे कंपन होता है, तो वो हमारे किस में चले जाएंगे, सघोष व्यंजन में चले जाएंगे। उसके बाद जैसे हमारे वर्ण होते हैं क,
ख, इनका उच्चारण करने में हमें क्या होता है, कंपन नहीं हो रहा है इसमें, तो कंपन नहीं होता है तो वो किस में चले जाते हैं, हमारे आघोष व्यंजन में चले जाते हैं। क्लियर हो चुका है इसमें। उसके बाद में आपका टॉपिक चलता है वायु के अनुसार। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, वायु निकलती है। जैसे ही हमारे वायु निकलती है तो उसका भी उच्चारण तरह तरह से होता है। जैसे आपको दे रखा है इसमें वायु के अनुसार अल्प प्राण और महाप्राण दो बताए गए हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण में हमारा होता है किसी भी वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें वायु की कम आवश्यकता है। जैसे ख, कै, आपने कै बोला है, ख में हमें क्या देना पड़ता है, प्रेशर। तो हमारा जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है वो हमारा किस में आता है, महाप्राण में। जैसे हम उच्चारण करते हैं कै, हमें इतना वायु की आवश्यकता नहीं होती है। ख में हमारा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने पे हमें वायु की आवश्यकता हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। गै में हमें आप वायु की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। घै में कहने से हमारे क्या है, कंपन हो रहा है, इसे हमें जोर देना पड़ रहा है, जोर देना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, महाप्राण होते हैं। इसमें क्या होता है, कै, ख, गै, घै, ड़े। अड़े में भी इतनी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अड़े में क्या होता है, इसमें नासिकीय ध्वनि निकलती है। तो ये है, जैसे ही हमारे वर्णमाला का होता है, अल्प प्राण कौन कौन से कहलाते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा, ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो हमारी वर्णमाला के जितने भी है, जैसे आपने इसमें च हमारा किस में आ जाए, अल्प प्राण में, छ हमारा किस में आ जाएगा, महाप्राण में, जय हमारा किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में, झ हमारा किस में आ जाएगा, महाप्राण में, और अणय हमारा किस में आ जाएगा, अल्प प्राण। तो हमारे जितने भी है स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, वो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है, महाप्राण होते हैं। क्योंकि महाप्राण में हमें वायु की अधिक आवश्यकता होती है और अल्प प्राण में हमें वायु की कम आवश्यकता होती है। इसलिए हम इसका उच्चारण करते समय इन वर्णों को अलग अलग श्रेणी में बताते हैं। अब इससे ये चैप्टर आपने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था वर्ण विच्छेद। इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको सेल्फ लिखना, और जो भी नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे आस्क कर लेना। और एक्सरसाइज दी हुई है, मैंने आपको चैप्टर क्लियर कर दिया है, इसकी एक्सरसाइज करना, जो भी नहीं आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद में है टुडे आपकी वर्कशीट सेंड होगी। इसमें वर्कशीट को आप एक मार्किंग के अकॉर्डिंग है कि कितना आपको समझ में आया है वो अपने सेल्फ को चेक करना कि हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमें कितना समझ में आया है, उस वर्कशीट के द्वारा आपको पता लगेगा। और उस वर्कशीट को आपको नोटबुक में करना है, सेल्फ करने की ट्राई करना, ना कि चीटिंग, क्योंकि चीटिंग से तो हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन सेल्फ आपके माइंड में कितना कैच हुआ है, आपने कितना सीखा है व्याकरण में, वो आप उस वर्कशीट के द्वारा पता लगा सकते हैं, अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं। थैंक यू।